नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशि। स्वागत करती हूं आपका अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य ज्ञान हेल्थ डायरी में। दोस्तों, भागदौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक जीवन शैली में हम अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं। इसी वजह से हम कम उम्र में ही भयानक रोगों को आमंत्रित कर लेते हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग संबंधी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं, जिसकी वजह है हमारा खान पान और रहन सहन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की। इस समय इस समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विक्रम चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो आइए जानते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आखिर अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है बहुत एक ऐसी बीमारी है, भयंकर बीमारी जिसको कह सकते हैं। इसमें बड़ी आंत में छाले हो जाते हैं। जैसे आप म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं ना, मुंह में छाले हो गए तो कितनी तकलीफदेह होती है वो। तो इमेजिन कीजिए कि बड़ी आंत, जैसे कि जब ये छोटी आंत खत्म होती है जहाँ पे, यहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाती है और ये असेंडिंग कॉलन होगी, ये ट्रांसफर कॉलन होगी और ये डिसेंडिंग कॉलन होगी। उसके बाद सिग्माइड और रेक्टम और एनल कनाल। उसमें अगर ये जो डिसेंडिंग कॉलन है, आमतौर पे ये बहुत बड़ा एक पाइप, बड़ी आंत बोलते हैं इसको, इसमें छाले हो जाते हैं। तो वो छाले जो हैं उनमें से बहुत ज़्यादा पेन होती है उनमें, और पेशेंट जो है वो बहुत धीरे धीरे उसको डिप्रेशन भी होने लगता है, क्योंकि बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार ब्लड आता है। और हमने देखा है कि करीब कई ऐसे पेशेंट होते हैं 20-20 बार, 30-30 बार उनको टॉयलेट जाना पड़ता है। मतलब कहीं पे भी गए आपको, मतलब अपना जॉब भी खतरे में पड़ जाता है, ना आप काम कर पाते हैं, ना आप कहीं ट्रैवल कर पाते हैं, और जो आपका लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली एक बड़ी आंत की डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उसमें पेशेंट जो है वो बहुत गंभीर समस्या कह सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस के, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट जो है करीब 20 से 30 बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता है, और आमतौर पे ये साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा होता है। पर जब एलोपैथी की दवाइयाँ खाते रहते हैं लोग, तो उससे कई बार जो है थोड़े लक्षण कम हो जाते हैं। स्टीरॉयड खाने पड़ते हैं, कुछ मेसाकॉल, एसाकॉल या इस तरह की दवाइयाँ, मेसालाजिन, ये सब दवाइयाँ खाने से होता क्या है कि कुछ समय के लिए कई लोगों का स्टूल रुक जाता है, पर फिर भी आमतौर पे पेशेंट जो है 3-4 बार, 5 बार तो जाता ही है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका लक्षण है कि इसमें स्टूल जाना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, लैट्रिन जाना पड़ता है, और उसके साथ ब्लड आता है। हमेशा पेशेंट को कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं टॉयलेट जाता हूँ मुझे ब्लड आता है। और ब्लड इतना कई बार आ जाता है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। उससे उसको इतनी वीकनेस हो जाती है, उसको चक्कर आते हैं, उसको थकावट होती है, और जो भोजन उसका पचता नहीं है, भोजन ना पचने की वजह से उसका जो है वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। आपको देखने, हम तो पेशेंट को देखने से ही बता देते हैं कि इसको क्योंकि मेरे पास बहुत अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट आते हैं, तो देखने से ही पता लग जाता है। बहुत वीक हो जाते हैं पेशेंट, वेट बहुत कम हो जाता है, बाहर गिरने लग जाता है। कई तो ऐसे पेशेंट मेरे पास आए हैं जिनको पैरों में सोजिश आ गई, क्योंकि उनका ब्लड में से एल्ब्यूमिन इतना कम हो गया कि उनका बहुत वीकनेस आ जाती है। तो पेट में दर्द होना, ये भी एक लक्षण है। पेट में दर्द होता है, भार कम होता है, और पेट में दर्द होता है। गैस और ब्लोटिंग तो बहुत बनती है। पेशेंट को जो है ना, भूख लगती नहीं है, गैस बनती है, कुछ खा सकते नहीं, और पेशेंट जो है बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और काम पे जा नहीं पाता। लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, नींद भी उसकी कम हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके लक्षण इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस रोग को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा किस तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद में इसको बहुत सारे वैद्य जो हैं वो संग्रहणी से इसको कोरिलेट करते हैं। एक आयुर्वेद में डिजीज बताई गई है, उसको संग्रहणी बोलते हैं। तो संग्रहणी के साथ इसको कोरिलेट किया गया है। परंतु मैं जो अपना मेरा एनालिसिस है, या मैंने जो आयुर्वेद में स्टडी किया, तो मैं इसको आमातिसार, पित्तातिसार और रक्तातिसार, इसकी सन्निपातज अवस्था समझता हूँ। यह केवल संग्रहणी नहीं है, संग्रहणी का भी बिगड़ा हुआ रूप है। संग्रहणी तो आमतौर पे उसको आईबीएस के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है संग्रहणी में जो है ये सारे सिम्टम्स होते हैं। पेट में गुड़गुड़ होती है, पेट में गैस बनती है,
और उसको IBS के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक फर्दर स्टेज है, उसका भी बिगड़ा हुआ रूप है, तो उसको हम पित्तातिसार या रक्तातिसार कह सकते हैं। तो इसका आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा उपचार है। इसके ऊपर तो मैं कहूँगा कि सभी वैद्यों ने तो रिसर्च की हुई है काफ़ी, परंतु एलोपैथी के डॉक्टरों को भी इस पे काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए। हमारे आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो अल्सर्स को ठीक कर सकती हैं, जो ब्लीडिंग को रोक सकती हैं, जो कि इमीडिएटली उसको स्टूल को है, मल जो है वो बंद के आने लगता है। हमारे पास ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं आयुर्वेद में जिसमें जो है, जिसको वत्सक बोलते हैं, कुटज बोला गया है। कुटज जो है उसका लैटिन नेम ही हेलोरिना एंटी डिसेंट्रिका, इसका नाम ही एंटी डिसेंट्रिका है, तो वो तो डिसेंट्री को ख़त्म करेगा ही करेगा, तो वो मल को बांध के रखता है। इसमें बहुत सारी और चीज़ें प्रिकॉशन रखनी पड़ती हैं, जैसे कि दूध और दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना पड़ता है, कम नहीं करना। दही इसमें अलाउड है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, परंतु जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया और आपका ये लस्सी हो गया। कई वैद्य जो है आयुर्वेद में तक्कर का प्रयोग बताते हैं संग्रहणी में तक्कर का प्रयोग ठीक है, परंतु अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मेरा अनुभव है उसमें भी बहुत सारे लोगों को 90% पेशेंट्स को लस्सी जो है सूट नहीं करती है। दही जो है वो सूट करता है 90% पेशेंट को, 10% को वो भी सूट नहीं करता। तो मैं ये कहूँगा, मैं तो अपने पेशेंट को दही और केला बताता हूँ खाने के लिए, उससे जो है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। पेशेंट मेरे को बोलने लग जाता है डाइट से ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया। 50% रिलीफ तो डाइट से मिल जाता है। उसमें मेनली दही, केला, खिचड़ी, मूंग दाल, आलू उबला हुआ, ये सब चीज़ आप उसको पेशेंट को मैं बोलता हूँ खाने के लिए। अनार का रस 50 ग्राम उसको अगर डेली बोला जाए पीने के लिए, फ्रेश जूस घर में निकाला हुआ, बाजार का नहीं। अनार का जूस जो है वो स्ट्रिंजेंट है, ग्राही है, तो वो भी मल को बांधता है और ताकत देता है। इस तरह से आप शीशम के पत्ते जो होते हैं ना, जैसे पंजाबी में टाली बोलते हैं, तो शीशम का जो पत्ता है उसका वो बहुत स्ट्रिंजेंट है। इसी तरह से एक होता है छुई मुई, एक प्लांट होता है, उसको हाथ लगाओ तो सिकुड़ जाता है। वो छुई मुई जो है उसका काम है, वो ब्लीडिंग को रोकता है। तो इसी तरह से एक गेंदे का जैसा फूल है, उसको आप क्रश करके उसके फूल का रस निकालिए, 2 चम्मच सुबह शाम पीजिए, तो उससे भी ब्लीडिंग रुकेगी। तो ये सब जड़ी बूटियाँ हैं जिससे हम आयुर्वेद में उपचार करते हैं। जैसे कुछ जड़ी बूटियाँ यहाँ रखी है मैंने, जैसे कि वत्सक आदि चूर्ण है। ये वत्सक आदि बेल एक बहुत अच्छा इसका उपचार है। बेल फल, आयुर्वेद के वैद्य जो है मेरे से एग्री करेंगे कि बेल का फल जो है उसकी गिरी का जो चूर्ण है वो इसमें काम करता है। कई लोग बेल के पत्तर का चूर्ण यूज करते हैं, वो डायबिटीज के लिए अच्छा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस को बेल पत्तर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। मार्केट में कई लोग बेल चूर्ण लिख देते हैं, आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वो बोलते हैं आप बेल यूज कीजिए। कुछ लोग बेल का पत्ता यूज करने लग जाते हैं, तो बेल का पत्ता नहीं यूज करना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेल की गिरी का चूर्ण यूज करना है। पत्ता जो है वो डायबिटीज के लिए ठीक है। तो इसमें बेल गिरी का चूर्ण, वत्सक आदि चूर्ण में, और वत्सक कुटज जिसको बोलते हैं, और भी कुछ प्लांट्स है जैसे कि इसमें सौंफ, धनिया, नागरमोथा, अनार का छिलका, इस तरह से ये स्ट्रिंजेंट एक योग बना है आयुर्वेद में। तो ये क्लासिकल योग है वत्सक आदि चूर्ण। तो इसको 1 चम्मच सुबह शाम में देता हूँ बेलगिरी के चूर्ण के साथ। बेलगिरी का शरबत भी जो फ्रेश हो वो ले सकते हैं। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट में ये देखिए मैंने एक प्रोडक्ट है कूल स्ट्रिन ए। इसका नाम कूल और स्ट्रिन रखा है क्योंकि कूलिंग और स्ट्रिंजेंट हर्ब, क्योंकि पैत्तिक रोग है, पित्त बहुत बड़ा होता है इसमें। आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से वात, पित्त और कफ जो है अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो डिजीज होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में पित्त बहुत बढ़ जाता है। तो पित्त को शांत करने के लिए ठंडे द्रव्य जैसे कि नारियल का पानी प्रयोग करें, मिर्च मसाले बिल्कुल ना लें और गर्म चीज़ें ना खाएं। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, शराब, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना लें। इसमें दूध तो जैसे मैंने 2 बार बोला है कि दूध नहीं लेना। दूध इस बीमारी का दुश्मन है। दूध और पनीर, जैसे दूध और पनीर खाएंगे तो एकदम से ब्लीडिंग होगी। कईयों को लस्सी सूट करती है पर लस्सी मैं रिकमेंड नहीं करता। तो ये मैं बता रहा था, इसमें गेंदे का फूल, उसका एक्सट्रैक्ट, और इस तरह से और भी जो बोला था अनार का, और अर्जुन बहुत अच्छा है। अर्जुना जो है मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि अर्जुन भी शीत विरेय द्रव्य है। शीत विरेय द्रव्य मीन्स कि ठंडक पहुँचाने वाला।
ये देखिए, अर्जुन तो आमतौर पे हार्ट में यूज होता है। अर्जुन का वृक्ष की छाल जो है हृदय रोगों में बहुत यूजफुल है, क्योंकि शीतवीर्य है, ब्लड प्रेशर भी कम करता है। तो ये हृदय रोगों के अलावा अस्ट्रिंजेंट होने की वजह से व्रण रोपण भी है। एक तो जख्म को ये भर देता है और ठंडक डालता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। तो ये भी एक ब्लड को रोकने के लिए अर्जुना मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, पित्त को शांत करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोती पिष्टी हो गई। जो मोती होता है ना, बहुत ठंडा होता है। आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा कि पंडित बोलते हैं यार इसको बहुत गुस्सा आता है, इसको मोती पहनाओ गले में, इसके मोती पर, ताकि ये ठंडा रहे, शांत रहे। तो हम आयुर्वेद में मुक्ता पिष्टी प्रयोग करते हैं। तो इस जो प्रोडक्ट है, मोस्टली वैद्य जो है अपने क्लिनिक में जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको पित्त बड़ा होता है, उसको मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, जैरमुरा पिष्टी, अकीक पिष्टी, कामदूदा रस, मुक्ता पिष्टी, गिलोय सत्व, ये सब कॉम्बिनेशन बना के पुड़िया में देते हैं। तो हमने इसको क्या किया, इसकी पुड़िया के बजाय इसका वेजिटेरियन कैप्सूल्स में इसको डाल दिया, तो ये पित्त को शांत करने की एक औषधि बन गई। तो ये भी एक उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये बेल की बनी हुई टैबलेट है, तो मोशन स्टॉप इसका नाम है। तो ये मैं कॉम्बिनेशन देता हूँ। कूस्टिन बी है, जिसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट 30 बार 20 बार टॉयलेट जा रहा है, उसको ये दोनों कॉम्बिनेशन देता हूँ, ए और बी का। ये जो वसाका है, ये आमतौर पे कफ की दवाई है, परंतु ये इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि ये जो भी ब्लीडिंग हो रही हो कहीं से भी, तो उसको ये शांत करता है। तो ये भी उसी लिए इसको, क्योंकि ये भी शीतवीर्य औषधि है, तो वासा इसको बोलते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, इसका मिक्सचर मैं यूज़ करता हूँ। कुटज घन वट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कुटज घन वट्टी है, ये है। तो कुटज एक वृक्ष है जिसकी छाल प्रयोग करते हैं हम मोशन को रोकने के लिए। किसी को 10 बार 20 बार टॉयलेट आ रहा है, तो वो एक खाएगा, हेलोरिना एंटी डिसेंट्रिका की टैबलेट है, उसके सत्व से बनाई हुई है। तो ये विद इन ये सारा कॉम्बिनेशन 5-7 दिन में असर दिखाना शुरू कर देता है। तो कोलाइटिस जो पेशेंट हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि घर में भी बैठे अगर आप थोड़ा सा अनार के छिलका, अनार तो आपने वैसे रस निकाल के पी लिया, पर उसका जो बाहर का छिलका है उसका काढ़ा बना के रोज पिया करें। तो काढ़ा तो आपको, अनार तो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, उसका काढ़ा पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे आपको। और अगर पेट में गैस बनती है तो सिंपल जीरा, सौंफ और अजवाइन 1-1 चम्मच लेके उसका काढ़ा बना के वो उसको छान करके आप पिए। उससे गैस, किसी भी तरह की गैस हो, किसी भी वजह से हो, चाहे कोलाइटिस की वजह से, चाहे आईबीएस की वजह से, या वैसे ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, तो जीरा, सौंफ, अजवाइन के काढ़े से ठीक हो जाएगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस मेरा एक्सपीरियंस है, इवन मैंने देखा है कि 2 साल 5 साल के बच्चों को भी मेरे केसेस देखे हैं। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। यूजली मिडिल एज के लोगों में ये आमतौर पे पाया जाता है। मेरे पास जो पेशेंट ज़्यादातर आते हैं वो 20 साल की उम्र से लेके 40 की उम्र के बीच के पेशेंट आते हैं, पर बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा है। 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, 8 साल की उम्र। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट था, 2 साल की उम्र का बच्चा था। तो मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। इसको मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में तो बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज़ है, कि हमारी बॉडी की, हमारी अपनी ही आर्मी हमारे जो बड़ी आंत के सेल्स हैं उसके खिलाफ हो जाती है। तो उसमें तो फिर अल्टीमेटली इम्यूनोसप्रेसेंट स्टीरॉयड्स वगैरह दे के तो उसको सर्जरी बोल देते हैं कि आपको यहाँ इसको काट के उसका पूरे वर्ल्ड में क्योर नहीं है। इसके बारे में ये है एलोपैथी में कि इसका क्योर नहीं है। तो आयुर्वेद में हम इसका क्योर मैं देख रहा हूँ। बहुत पेशेंट मैंने इसमें देखे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपना सब कुछ आराम से, अपना बिना किसी प्रॉब्लम से ठीक लाइफ गुजार रहे हैं। तो किसी भी लाइफ में किसी भी उम्र के लोगों को ये बीमारी देखने में मिलती है। इसका इलाज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि बार बार टॉयलेट आएगा, ब्लड आएगा, पेशेंट वीक होता जाएगा, तो इतना ज़्यादा, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट तो चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज जो है उसका सर्जरी करना पड़ जाता है इमरजेंसी में। वो जो कॉलन है वो कैंसर में भी बदल जाता है कई बार। तो अगर किसी को 7-8 साल से ज़्यादा तक लगातार रहता है तो वो अल्टीमेटली उसका कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो कुदरती भोजन खाएं, इसमें आर्टिफिशियल फूड बिल्कुल मत खाएं। आर्टिफिशियल फूड से मेरा मतलब है लोग सीरियल खाते हैं,
जैसे कि कॉर्न फ्लेक्स हो गए या डिब्बे में बंद ओट्स हो गए, दलिया हो गया, रस हो गए, बिस्कुट हो गए, ये सब आर्टिफिशियल फूड है। इसको बिल्कुल मत खाएं। हमारे शरीर को बनाया भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने जो इसका जो फ्यूल इसने भगवान ने कहाँ बनाया, पेड़ों में खेतों पे लगाया। उसका फ्यूल जो है डिब्बों में बंद करके नहीं भगवान ने भेजा। तो हमारे को चाहिए कि जो नेचुरल फूड है, इसमें आप फ्रूट में क्या सेब खा सकते हैं, परंतु थोड़ा सा उसको उबाल करके या पानी में रख करके। सेब को वैसे जितना आप इसमें आप खीरा नहीं खा सकते, खीरा हो गया या तरबूज हो गया जिससे गैस बने। मटर नहीं खा सकते, मटर हो गया, और मशरूम हो गया, और ये जो गोभी हो गया, गोभी से भी गैस बनती है। तो इन सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आता है, और आयुर्वेद में तो इसका क्योर ही पॉसिबल है। 80 to 90% केसेस जो है वो ठीक हो जाते हैं इस बीमारी से, आयुर्वेद की दवाइयों से। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे पेशेंट आते हैं तो वो एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, बहुत हाई डोज में दवाइयाँ खा रहे होते हैं, मैसाकोल खा रहे होते हैं, एसाकोल खा रहे होते हैं, और ये जो वेगाज खा रहे होते हैं, इस तरह की दवाइयाँ, एजाथियोप्रिन खा रहे होते हैं, एजोरैन जिसको बोलते हैं, अनीमा भी ले रहे होते हैं मैसाकोल का। तो वो मैं क्या करता हूँ, साथ में जब ये दवाई देता हूँ इससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है विद इन 1 वीक। और साथ में जो परहेज बताता हूँ 1 वीक में पेशेंट 10 डेज 15 डेज में बोलता है कि मैं काफ़ी फ़र्क है। तो 1 महीने बाद मैं फिर उसकी दवाई धीरे धीरे उसके स्टीरॉयड्स हो गए वो कम करना शुरू करता हूँ। शुरू में उसको दोनों दवाइयाँ कहता हूँ कि आप साथ में लेते रहे, और साथ में लेने से उसको पहले तो उसका वो कंप्लेन करता है कि सर मैं एलोपैथी दवाई ले रहा हूँ, फुल डोज में ले रहा हूँ, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर मैं जब साथ में ये देता हूँ तो पेशेंट बोलता है मैं आप काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो फिर मैं उसको धीरे धीरे विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स अंग्रेजी दवाइयाँ छुड़वा देता हूँ। फिर ये दवाइयाँ चलती हैं आगे 3 महीने, और 3 से 6 महीने, पूरे 9 महीने लग जाते हैं, 8-9 महीने। फिर ये भी दवाइयाँ मैं धीरे धीरे कम करता हूँ। फिर धीरे धीरे 8-9 महीने में, साल में कुछ 10-20% लोग हैं जिनको 1.5 साल भी लगता है, परंतु वो फिर उनकी ये भी दवाइयाँ छूट जाती हैं। डॉक्टर साहब, अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित रोगियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रकृति में बहुत हमारे लिए बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत कुछ है। बीमारियों से बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि को जब रचा था तो भगवान ब्रह्मा ने ही ये जड़ी बूटियों की उत्पत्ति साथ में करी थी कि आपको कभी कोई ज़रूरत पड़े तो इनका प्रयोग करें। तो हमने क्या किया, हमने बहुत आर्टिफिशियल फूड बना लिया है। तो आर्टिफिशियल फूड से बचें, नेचुरल फूड खाएं, और ये जड़ी बूटियों का प्रयोग रेगुलर लाइफ में करें। इससे आपको बीमारियों से निजात मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी आवश्यक जानकारियां आपने नोट कर ली होंगी। तो कल फिर हम इसी समय इसी वक्त आपके सामने एक नई समस्या के समाधान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत। नमस्कार।